चलो, हाँ शर्ट अच्छा है, बट इसमें जो लोगो है ना, थोड़ा सा पंगा दे रहा है, इसको लोगो को निकालना है। वो एक्चुअली अपना लोखंड वाला सर्कल वाला शर्ट है। फिटिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोखंड वाला का लोगो रहता है कुछ, मतलब अलग ही अपना कुछ। ठीक है गाइस। सो तो आज पढ़ते मैग्नेटिज्म में, जैसे मैंने आपको बोला। अब आज मैग्नेटिज्म में, मतलब मैग्नेटिज्म वन शॉट रिवीजन। आज मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा हम लोग ईएमआई एसी कवर नहीं करेंगे इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अलग से करूंगा, ईएमआई एसी अलग से करेंगे हम लोग। ठीक है, वो आफ्टर मतलब दिवाली के अंदर या दिवाली के बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आज हाँ पूरा फोर्स, मतलब मैग्नेटिज्म में चार जो चीजें होती है, चार जो चैप्टर्स मैग्नेटिज्म के होते हैं, कौन से? नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ड्यू टू करंट। ठीक है, बार मैग्नेट, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो होता है वो फटाफट फटाफट हम लोग खत्म कर देंगे। थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें बचेगी, सपोज जैसे बार मैग्नेट वगैरह बच गया, तो उसको ईएमआई के साथ कर लेंगे, क्योंकि ईएमआई और एसी इतना बड़ा नहीं है, तो एक लेक्चर वो काफी है। तो मतलब मैं मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है उसको दो लेक्चर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी दो लेक्चर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं। फिर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो पूरा मैकेनिक्स और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, राइट? मतलब मैकेनिक्स एरोडायनामिक्स का जो मेन पार्ट है उसका रिवीजन अपना खत्म हो जाएगा, राइट गाइस? हाँ, फिर मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स कर लेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स में सोच रहा हूँ आपको मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ाने के हिसाब से रिवीजन करवाओ। मतलब मैं पढ़ा भी दूंगा क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो फ्लूइड एंड मॉडर्न फिजिक्स वो थोड़ा सा पढ़ाने के हिसाब से पढ़ा दूंगा, मतलब पढ़ाने के हिसाब से रिवीजन कराऊंगा। तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ और रिवीजन भी हो जाएगा, बराबर? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो अभी आप खुद कर लो यार। मतलब हर एक चीज अभी पढ़ाने लगा तो मतलब वो नहीं होगा ना। ठीक है ना गाइस? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म। मैं देख रहा हूँ कि लोग फटाफट फटाफट ज्वाइन करो भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लोगों के लिए वेट करना मतलब सही नहीं होता। चलो, वैसे भी रिवीजन है, डोंट केयर, लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म में सबसे पहली चीज, मैग्नेटिज्म में सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कोई भी करंट, कोई भी मूविंग चार्ज अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सबने पढ़ा होगा। मतलब मूविंग चार्ज का मतलब ही होता है करंट। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर, उसका स्मॉल हम लोग ने पार्ट भी ले लिया, तो इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा राइट हैंड थंब रूल ये बोलेंगे, एंड वेक्टर एनालिसिस हम लोग काफी ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो आपको एक पता होना चाहिए, मैंने बोला स्टार्ट के पहले, मैंने एकदम पहले बोला था ए क्रॉस बी क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो यहाँ पे आपको ये जो वेक्टर्स वगैरह आएंगे, मैं फटाफट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज मैंने बोला ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, अब इसको मैं बोलता हूँ डीएल, डीएल वेक्टर, इसको मैं बोलता हूँ आर वेक्टर। तो ध्यान में रखना डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर कहाँ पे आएगा, तो डीएल क्रॉस आर। तो आप ऐसा करोगे, ये डीएल क्रॉस आर, तो इसको हम लोग कभी कभी ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कभी क्लॉकवाइज सेंस, तो राइट हैंड थंब रूल भी हो जाता है उसमें। नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल, राइट? ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें सेम ही होती थी। ठीक है, बट वो मैथमेटिकली बाद में क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन, मतलब क्रॉस राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग वाला वो सब कुछ रूल्स, वो बाद में जब उसने फ्लेमिंग ने बताया था, उस टाइम में ना मैथ डेवलप नहीं हुआ था, जो वेक्टर एनालिसिस जो होते हैं ना वो डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने अपने रूल बना दिए। बट अभी आपको रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डीएल क्रॉस आर। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो आउट ऑफ द पेज। अब आपको एक सिंपल सी बात है, आपको पता है आउट ऑफ द पेज के लिए क्या यूज करते हैं सिंबल? कोई भी वेक्टर आउट ऑफ द पेज होगा, कोई भी आउट ऑफ द पेज होगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसको, डॉट या क्रॉस, डॉट यूज करते हैं। सो डॉट इज आउट ऑफ द पेज। ठीक है, ये आपको सबको पता है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड द पेज। कोई भी वेक्टर अंदर है तो मतलब इनसाइड द पेज। तो ये जो चीज है ये आपको दिमाग में रखनी थी। मतलब कुछ कुछ चीजें जो लगने वाली, मैं फटाफट फटाफट आपको जस्ट याद करवाता हूँ। तो डीएल क्रॉस आर, जैसे डीएल क्रॉस आर यहाँ पे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो वेक्टर होगा इट इज आउट ऑफ द पेज। ठीक है, फिर यहाँ पे कहीं पे आर, देखो यहाँ पे कहीं पे भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ डीएल क्रॉस आर वेक्टर कैसे होगा, यहाँ पे बताओ डीएल क्रॉस आर यहाँ पे भी कहाँ पे होगा। अब तुम एक्चुअली ऐसा करके करोगे, तुम लोग क्या करोगे सर, ऐसा करके। अब कभी ध्यान में रखने का, डीएल क्रॉस आर कभी भी ऐसा करोगे आउट ऑफ द पेज ही आ रहा है ना। अब तुम लोग को पता है ये जो पूरा जो सेंस है, दैट सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट?
तो ये ऐसा करके करो जरूरत नहीं है, डीएल क्रॉस आर ऐसे ही करो ना आप लोग, पूरा ऐसा करके क्यों कर रहे हो? डीएल क्रॉस आर आपको इधर से इधर जाना है तो आप इधर से इधर भी जाओगे। मुझे बताओ, हाथ ऐसा घुमाओ डीएल क्रॉस आर पे, ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, सब सेम ही होता है, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर ऐसा करो, आउट ऑफ द पेज आएगा, इधर भी डॉट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग ने ऐसा किया तो ये है डीएल और लेट्स से ये आर, तो यहाँ पे भी क्या होगा बताओ मुझे? यहाँ पे भी आप देखोगे आर क्रॉस डीएल सेम। अब सब जगह पे देखोगे डीएल क्रॉस आर कहाँ पे होगा? यहाँ पे डीएल क्रॉस आर नहीं। अब यहाँ पे देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो डीएल क्रॉस आर ये क्लॉकवाइज सेंस हो गया, तो डीएल क्रॉस आर कहाँ पे होगा? अंदर होगा। तो इस केस में हर जगह पे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जस्ट मैंने क्विकली, क्योंकि जब तक सब लोग ये नहीं होते, ज्वाइन नहीं होते, तब तक मैं थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि कैसे डीएल क्रॉस आर करते हैं। और सबको पता है गाइस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम लोग लिखते हैं तो इट इज नथिंग बट व्हाट? मॉड ए मॉड बी, ठीक है, साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और फिर एक यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो मैं सपोज आपने कहीं पे भी डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? मॉड डीएल मॉड आर, ठीक है, और साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप। इस तरीके से हम लोग इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। चलो, तो ये कुछ वेक्टर एनालिसिस था, आउट ऑफ द पेज इनसाइड द पेज वाले कन्वेंशन थे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है, ये रिवीजन लेक्चर है तो फास्ट जाऊंगा मैं अभी। सब लोग यहाँ पे देखो, पहला था अपना बायोट सावर्ट लॉ। अब बायोट सावर्ट लॉ जो होता है वो क्या होता है गाइस? बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अब कोई भी शेप की करंट कैरिंग वायर है वो अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब उसका कभी भी ध्यान में रखना, अब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। ध्यान में रखना, डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए दो रूल होते हैं। क्या? डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए दो मेथड होती है। एक राइट हैंड थंब मेथड, मतलब क्या करो पता है? अपना जो राइट हैंड थंब है ना, राइट हैंड थंब करंट के डायरेक्शन में रखो। तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब, फिंगर्स जो है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। तो फिंगर सर्कुलर घूमते हैं, तो कोई भी ध्यान में रखना, वेरी स्मॉल पार्ट, कोई भी स्मॉल पार्ट अपने आजू बाजू में एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ में आए? कोई भी स्मॉल पार्ट, मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, अब वायर में तो ऐसे इनफाइनाइट पार्ट होंगे, बट कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे तो अपने आजू बाजू में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दिमाग में गया? अब सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेट्स से मैंने लिखा ये छोटा सा पार्ट, चलो ये छोटा सा पार्ट डीएल। अब ध्यान में रखना, लेंथ वेक्टर ले लिया है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे लेंथ वेक्टर लिया, करंट वेक्टर नहीं है, लेंथ एक वेक्टर विच इज डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन। यहाँ पे ये करने के लिए सब लोग यहाँ पे देखो, एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ मैं। अभी परफेक्ट है गाइस? अभी परफेक्ट है? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, डीएल वेक्टर ये करंट के डायरेक्शन में, तो डीएल वेक्टर और यहाँ पे पॉइंट पी पे ये होगा मेरा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो इधर से डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लेने का। अब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आप मैंने क्या बोला? दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइन कर सकते हो। मुझे बताओ क्या होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? डीएल क्रॉस आर, एक तो डीएल क्रॉस आर अभी तो बताया मैंने, डीएल के डायरेक्शन में ये फिंगर्स डीएल क्रॉस आर, तो ऐसे इधर से इधर आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? पेज के कहाँ पे होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? पेज के अंदर होगा। पेज के अंदर मतलब क्या? डॉट या क्रॉस? पेज के अंदर कोई भी वेक्टर होता है, इट इज क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पेज के अंदर होगा। अब ये एक मेथड हो सकती है। दूसरी मेथड क्या हो सकती है? राइट हैंड थंब रूल। डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रखो, और फिंगर्स जो है, अब देखो फिंगर्स कहाँ पे जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं पेज के, ठीक है। अब पेज के अंदर जा रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, ठीक है। तो दो मेथड हमेशा, राइट हैंड थंब रूल और क्रॉस। इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। हाँ, अब किसी ने बोला ये पॉइंट पी है, किसी ने बोला चलो पॉइंट P1 है ये, तो क्या होगा बताओ इसमें?
तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे हो जाएगा मेरा आर वेक्टर, ठीक है, अलग कलर में लिख देता हूं मैं, चलो। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा डीएल और ये मेरा आर, तो डीएल क्रॉस आर। अब डीएल क्रॉस आर कहाँ पे, डीएल क्रॉस आर कहाँ पे, पेज के बाहर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पेज के कहाँ पे होगा, बाहर, मतलब बी वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। और इवन आपने सपोज राइट हैंड, मतलब राइट हैंड थंब रूल भी लगाया, तो करंट के डायरेक्शन में थंब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दिख रहा है, पेज के बाहर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो गाइस ध्यान में रखना, मैं सिर्फ डीएल की वजह से कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखता हूँ, छोटा, छोटी लेंथ, छोटे लेंथ की वजह से छोटा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, दैट इज डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ठीक है। अब ध्यान में रखना, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। सबके दिमाग में रहना चाहिए। देखो यहाँ पे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। अब मुझे बताओ, ये छोटे इसके वजह से, सहारे की वजह से क्या होगा गाइस, सबका सबका एडिशन करते जाएंगे, इनफाइनाइट एडिशन, नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी वेक्टर, राइट। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो गाइस ये बायट शॉर्ट लॉ का फॉर्मूला है, बहुत दिमाग में रख दो। और किसी ने पूछा सर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी लेनी होती है, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी, ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, कभी सपोज यही सेम चीज मुझे बताओ, सेम वायर कोई जैसे वुड में डाल दिया है, कोई भी मटेरियल, मतलब आजू बाजू में कोई अभी कुछ ये आ गया, ठीक है, तो मुझे तो म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट की जगह पता है आपको, जैसे वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट ईआर। तो ऐसे ही यहाँ पे म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इनटू क्या आता है, ठीक है, आपको पता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी करके कुछ होता है, याद है आपको, और उसको ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, डिपेंड्स, मीडियम के हिसाब से डिपेंड करता है कि इसके अंदर ये म्यू आर इंटू म्यू नॉट भी आ सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस म्यू आर इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, ठीक है। रिलेटिव परमियाबिलिटी आपको पता है, ये बाद में अपन जाके प्रूव करते हैं कि म्यू आर की वैल्यू होती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और इसको एक्स बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल यूज, इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है। चलो, अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या लेनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू लेनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एसआई यूनिट्स में, ठीक है। ये सब कुछ एसआई यूनिट की बात चल रही है। अब थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपको याद आ गया सब कुछ, तो दिस इज कॉल्ड बायोट-सॉर्ट लॉ, ठीक है। अब गाइस, ये जो एक्सप्रेशन आपने इंटीग्रेशन का लिखा है, उस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को यूज करके तीन या चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तीन फॉर्मूला आपके एकदम दिमाग में घुसना जरूरी है, चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो, या आज ही मैं इसको पीपीटी को शेयर कर लूंगा, ठीक है, इसका टेंशन आप मत लो। चलो, तो कौन से तीन फॉर्मूलेज होते हैं बताओ, सबको याद होगा, तीन फॉर्मूलेज, ठीक है, तीन केसेस, उसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बट वो करंट कैरिंग वायर, अब यहाँ पे आप देखोगे करंट कैरिंग वायर मतलब इतनी लेंथ की, ठीक है, फाइनाइट है, फाइनाइट। हाँ, अब यहाँ पे फाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पूछा है, और लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से आर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना मुझे, पहले तो मुझे होता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अरे करंट कैरिंग वायर ऐसा है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट के डायरेक्शन में क्या करने का, थंब रखने का, फिंगर्स में अंदर, पेज के अंदर, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स पेज के अंदर, पेज के अंदर मतलब क्या, डॉट या क्रॉस, क्रॉस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ पे होगा, अंदर होगा। डायरेक्शन तो समझ में आई कैसे करना है। हाँ, अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, बाय इंटीग्रेशन। गाइस देखो एंगल यहाँ पे देखो θ1, एंगल देखो यहाँ पे θ2। सो बाय इंटीग्रेशन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, वेयर आर इज दिस, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला नंबर 1, बहुत ही काम का फॉर्मूला, दिमाग में गया सबके, ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला आता है, ठीक है, केस 2 ले लेता हूं मैं इसको,
ये होता है गाइस रिंग के वजह से। बाद में जाके अपन देखेंगे, वैसे कोई भी एक रिंग होती है ना, जैसे इसमें अंदर करंट गया आई, ये आउटसाइड है, इनसाइड है, तो ऐसा पकड़ लो, ऐसे रखा है। आपको पता है रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस नेचर का, किस टाइप का रहता है? जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है रिंग की वजह से वो इस वाले नेचर का रहता है, सबको पता होगा। इसीलिए कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज व्हाट, बार मैग्नेट, याद है वो आपको, राइट? वो इस नेचर का रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इस नेचर का रहता है, यहां से निकलता है, so that's why it behaves as what, कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड पोल वाला बार मैग्नेट, ठीक है? तो ये बेसिकली एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, नॉर्थ एंड साउथ, आपको देखेंगे, हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जैसे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्ट्रेट इस डायरेक्शन में होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो अब मुझे बताओ कितना होगा, जैसे इसका रेडियस सपोज मैंने आर लिया रिंग का, करंट आई है, यहां से जाने वाला करंट सपोज मेरा आई है, तो कोई भी एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैलकुलेट किया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है? किसी ने, अच्छी बात है, किसी ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख दी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैंने उधर लिख दिया, एक मिनट को जरा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होता है? म्यू नॉट आई, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। याद है क्या फॉर्मूला? ठीक है, ये चीज बहुत दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई, करंट कैरिंग वायर, म्यू नॉट आई, आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ द रिंग, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या, डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो एक्स होता है, रेज टू 3/2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और कैसे डिसाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? अब यहाँ पे देखो, ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे, बराबर? इसमें उल्टा, ठीक है? इसमें क्या होता है, फिंगर्स ऐसा है, ठीक है? तो फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में, ठीक है? मतलब कोई भी लूप होगा, ध्यान में रखना, कोई भी लूप होगा तो फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, थंब जो होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? अपवर्ड। जैसे पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी ने पूछा, तो कहाँ पे होगा? अपवर्ड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है? मैं चाहिए तो यहाँ पे अलग कलर में लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कोई बोलेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो भी अपवर्ड ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? इस तरह से दिमाग में रखना आपको। ये एक फॉर्मूला आपको बहुत ये काम का है। और लास्ट का फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी सर्कुलर आर्क हो, सर्कुलर आर्क, और बोला है सर्कुलर आर्क मतलब सपोज ये कुछ एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के साथ, लेट्स से एंगल थीटा नॉट है, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, देखो करंट के डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, ठीक है? या फिर देखो आई डीएल बार डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर चाहिए मुझे। दो तरीके होते हैं, कैसे तरीका होता है अपना? एक तो ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बराबर ना? डीएल करंट के डायरेक्शन में लो, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर कहां पे करेंगे? पेज के अंदर, पेज के अंदर, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड तो पेज के अंदर मिल गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने किया, पेज के अंदर मतलब क्या होता है? क्रॉस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई 4 कैपिटल आर इंटू थीटा। समझ रहे हैं? एंड वेयर थीटा इज इन रेडियंस। तो ये तीन फॉर्मूला आपके दिमाग में गए बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को लेके गाइस बनते हैं, ठीक है? तो ये तीन फॉर्मूला आपके एकदम बिल्कुल दिमाग में गए। चाहिए तो फटाफट फटाफट 1 मिनट में लिख दो, 1 मिनट में लिख दो गाइस। हाँ, फॉर पूरा सर्कल, मुझे होता है ये पूरा का पूरा, देखो ये सिर्फ आर्क है, अब ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया, तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा गाइस? थीटा नॉट कितना हो जाएगा? थीटा नॉट पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई। सेमी सर्कल बन गया तो पाई, 360 मत बोलो, पाई, ठीक है? तो पाई पाई कट, थीटा रेडियंस में लेना है। पहले इन फॉर्मूलाज को लिखो फटाफट। चलो पहले मैं क्या करूंगा आज थोड़ा सा अलग, पहले पूरा फॉर्मूलाज बता दूंगा, और फॉर्मूलाज बताने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिक्सअप वाले क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, और ध्यान में रखना केस 2 में ये आउट है, मतलब रिंग इस तरीके से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऑलवेज अपवर्ड ऐसे, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये,
एक बार तीनों दिन फॉर्मूला लिखो, मतलब दिमाग में आ जाएंगे तुम्हारे। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2, ये वाला और ये वाला तीनों दिन लिखो, एक पेज पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें यार, इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है उनके लिए डेरिवेशन जरूरत है। जेई मेन एंड सीईटी आपको फटाफट करना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फटाफट फटाफट से देख लेने की। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो, एक था बायोट सॉर्ट, दूसरा कौन था बताओ मुझे, दूसरा कौन था? एक बायोट सॉर्ट था, तो दूसरा कौन था? दूसरा था एम्पियर। गाइस गाइस, एम्पियर ने क्या किया? एम्पियर ने भी एकदम सिंपल सी वाली चीज की। देखो सब लोग, तो एम्पियर ने भी अपना लॉ बनाया, एम्पियर्स लॉ। और व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ इज नथिंग बट, जो एम्पियर्स लॉ उसने जो कैलकुलेट किया, ये एक्चुअली बायोट सॉर्ट लॉ की तरह, मतलब ये गॉस लॉ के तरह है। ठीक है, जैसे वहां पे कुलोम्स लॉ था, यहाँ पे बायोट सॉर्ट लॉ आ गया इलेक्ट्रोनिक्स में। सिमिलरली वहां पे गॉस लॉ था, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ आ गया। ठीक है, एम्पियर्स लॉ किसके लिए यूज करते हैं गाइस? कहीं पे भी सिमेट्री हो। सिमेट्री मतलब क्या? जैसे मैंने वायर बोली, तो सिमेट्री मतलब क्या होगी? वायर क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। कहीं पे भी लूप बोली, जैसे केबल हो गई, तो केबल भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट केबल। तो इनफाइनाइट होना जरूरी है, तो ये तो सिमेट्री आएगी मैग्नेटिक फील्ड में। सो एम्पियर्स लॉ कहां पे यूज करेंगे? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड में सिमेट्री हो, वहां पे हम लोग यूज करेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एम्पियर्स लॉ वैसे कहीं पे भी वैलिड होता है, तो एम्पियर्स लॉ का पहले मैं बोलता हूँ व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, वो पहले बताता हूँ आपको। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? लेट्स से एक करंट कैरिंग वायर है I1, दूसरी है यहाँ पे I2, तीसरी है यहाँ पे I3। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने रखा है I4। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे I1 एंड I2 I3 करंट कहाँ पे जा रहा है? I1 डॉट है, मतलब कहाँ पे जा रहा है? बाहर आ रहा है। I1 एंड I3 करंट, ये बहुत इनफाइनाइट वायर, इसका मतलब क्या है? मुझे होता है मैंने एक इनफाइनाइट वायर पेज के अंदर घुसा के रखी, तो इनफाइनाइट वायर पेज के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करंट कहाँ पे आ रहा है? पेज के बाहर आ रहा है। ठीक है, I2 में पेज के अंदर करंट घुस रहा है, I3 में पेज, और ये तीनों तीन वायर, चारों चार वायर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तभी तो सीमेंट, मतलब ऐसा मैंने बोला है यहाँ पे। तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे एक बात बताओ। ठीक है, सबको फॉर्मूला तो आपको पता चल गया है। मुझे पता, सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज करके एक छोटा सा मैं आपको एक दिमाग बना रहा हूँ। इस फॉर्मूला को यूज करके सपोज ये वायर इनफाइनाइट होती, तो θ1 θ2 की वैल्यू कितनी होती? सपोज यही खुद वायर जो करंट आई जब जा रहा है, इसमें देखो मैंने इतना ही पार्ट लिया है ना, कि सपोज वायर इनफाइनाइट होती तो θ1 θ2 की वैल्यू कितनी होती? सिर्फ एक चीज, 90 डिग्री होगी। θ1 भी θ2 भी 90 होगा। एक मिनट में एक पेज सिर्फ यहाँ पे ऐड करता हूँ एमपीएस लॉ के जाने के पहले, उसके बाद में क्वेश्चन करने वाला हूँ, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करने वाला हूँ। बस थोड़ा सा मैं ये चीज चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज। सपोज इनफाइनाइट वायर, इफ द वायर इज इनफाइनाइट, जिसमें करंट जा रहा है, ठीक है, तो हम मैं इसको ऐसा भी दिखा सकता हूँ, वायर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब मुझे तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मुझे यहाँ पे पॉइंट पी पे मुझे सपोज मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पहले तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर, तो यहाँ पे पेज के अंदर दिख रहा है। या फिर मैंने आपको और कैसे डिफाइन करने के लिए बोला था, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पे होगा? पेज के अंदर होगा, क्योंकि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। या फिर क्या करेंगे अपन, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, कभी भी करंट के डायरेक्शन में सपोज किसी को कुछ नहीं आ रहा है, डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लो, डीएल, और मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था आर। ठीक है, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर कहाँ पे होगा? पेज के अंदर। दोनों समझ में आ रहा है? दोनों समझ में आ रहा है गाइस? तो आइदर डीएल क्रॉस आर से करो, नहीं तो इससे करो। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब आप याद करोगे θ1 यहाँ पे एंड θ2 यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? θ1 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस साइन 90, आंसर कितना आ गया? यहाँ पे इंटू 2 आ गया, तो यहाँ पे आंसर कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या? 4 पाई आर इंटू 2 विच इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और कभी कभी लोग ना याद रख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कोई भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। नीट वालों को तो एकदम याद रखना ही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब इसको ना ऐसा भी दिखा सकते हैं, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है इधर, तो मुझे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? बाहर होगा कि नहीं? तो मुझे तो सेम डिस्टेंस आर पे, ठीक है, सेम डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? बाहर होगा।
क्योंकि ऐसे जा रहा है बराबर। मुझे तो कहीं पे भी रोको, मुझे तो ये यही पॉइंट पी मैंने इधर रखा, कोई बोलेगा सर मुझे ये पॉइंट पी पे मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, पेज के अंदर, यहाँ पे पेज के बाहर उतना ही होगा कि नहीं, क्योंकि हर बार साइन थीटा साइन थीटा। तो मैंने क्या बोला, सिमेट्री का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। तो जो हम लोग जो एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है, जो एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे हम लोग उसको सिमेट्रिक कंडीशन में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक कंडीशन का मतलब अभी समझ में आ रहा है, जहां पे हर सेम डिस्टेंस आर पे कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, विच इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब इसी को मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ, कोई बोलेगा सर ऐसा मत दिखाओ, अब ऐसा दिखाओ। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने दिखा करंट कैरिंग वायर आई, अब यहाँ पे मुझे बताओ करंट आई कैसे आ रहा है, बताओ। करंट कैरिंग वायर आई जो है पेज के बाहर आ रही है, तो करंट पेज के बाहर आ रहा है ऐसे। अब करंट पेज के बाहर आ रहा है ऐसे। अब मुझे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ कैसे दिखेगा, तो करंट कैरिंग वायर आई ऐसे हैं, तो मुझे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट वायर ऐसा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा गाइस, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा कि नहीं, ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, दिस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको समझ में आ रहा है। और कोई बोलेगा सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे इसका ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। कोई लोग इस तरीके से भी उसको लिख देते हैं। और हर जगह पे ये इनफाइनाइट वायर है, तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये सबको समझ में आ रहा है, यही तो है ना। बस इसको मैंने ऐसा वाला व्यू दिखाया, इसमें मैंने इस तरीके का व्यू दिखाया, एंड दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो ये अभी व्यू आपको समझ में आया होगा, ये व्यू आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूँ करंट I1 I2 I3 I4 ऑल ऑफ देम आर इनफाइनाइट। ठीक है, मेरा लैग हो रहा है क्या कुछ, कोई बोल रहा है कि लैग हो रहा है सर, नहीं है ना, लैग नहीं, चलो ठीक है। तो जैसे करंट I1 बाहर आ रहा है, करंट I3 बाहर आ रहा है, I2 अंदर, I4 अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब देखो मुझे तो I1 I2 I3 सब 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 वायर, मुझे तो I1 भी अपने बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, I2 भी बनाएगा, I3 भी बनाएगा, I4 भी बनाएगा। तो कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सबका वेक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। I1 के बेस में मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B3 B4, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को सबका अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे होता सपोज नेट मैग्नेटिक फील्ड, अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर्स ने क्या बोला, कोई भी एक ऐसे ना एक लूप बनाओ। जैसे गॉस ने क्या बोला था, चार्ज के आजू बाजू में एक गॉसियन सरफेस बनाओ, इमेजिनरी सरफेस। वैसे यहाँ पे एक लूप बनाओ। ठीक है, ये लूप है, अब ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस नहीं है, इट इज नॉट 3 डायमेंशन क्लोज सरफेस, एक सिंपल लूप है जहां पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक जस्ट मैं आपको एक वो दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो सकता है, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मतलब नेट मैग्नेटिक 1 2, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर एक एंगल भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी लिखता हूँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। अब मुझे बताओ, ये जो वेक्टर है इसको मैं बोलता हूँ डीएल वेक्टर। ठीक है, अब सब लोग सुनो, पहले सब लोग सुनो, पहले तो मुझे बताओ, सपोज 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 अब इसमें इसमें गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं इस लूप के अलोंग ट्रेवल ऐसे कर रहा हूँ, आई एम ट्रेवलिंग लाइक दिस, तो आई एम ट्रेवलिंग इस लूप के अलोंग, हम लोग कैसे जा रहे हैं, सो वी आर ट्रेवलिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले तो मुझे बताओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह का डीएल वेक्टर से, इधर का डीएल वेक्टर ऐसा है, यहाँ का डीएल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ का डीएल वेक्टर जो भी है, मतलब यहाँ का डीएल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, हर एक का टर्न वो भी अलग होगा। क्या बोला इसने, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी बी नेट लिखा है यहाँ पे, वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, हर एक का एंगल अलग होता है, तो बी डीएल कॉस थीटा वगैरह होगा वो। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जो भी होगा, इसका मैं जब इंटीग्रल करता हूँ, लाइन इंटीग्रल, मतलब यहां से पूरा का पूरा लूप में लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं जब क्लोज इंटीग्रल करता हूँ, इसलिए इसको एक सिंबल है, इसका मतलब है पूरा का पूरा क्लोज, यहां से सपोज मैं पॉइंट से निकला, पूरा से इंटीग्रल करके वापस उधर ही आऊंगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इस लूप के अंदर जो आई है, देखो I4 तो है ही नहीं ना,
I4 करंट तो है ही नहीं, तो I4 करंट को लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ एंड इट इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। बट हम लोग क्या करना है, जो जहां पे इंटीग्रल इजी होता है, अब होता है गॉस लॉ भी सब जगह वैलिड होता है, इनका गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबके सब जगह यूज करते थे क्या? नहीं। जहां पे फ्लक्स कैलकुलेशन इजी करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो सिमेट्री होनी चाहिए, राइट। अब मुझे तो आई इंक्लोज में क्या लिखेंगे यहाँ पे आई इंक्लोज में हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? आई इंक्लोज में हम लोग लिखेंगे, मुझे तो इस डायरेक्शन वाला, जो जिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? I1 I2 I3 में एंटी क्लॉकवाइज वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? I1 एंड I3 देखो ना। I1 जो आउटसाइड आ रहा है करंट, देखो थंब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, I3 का थंब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, I1 एंड I3 वो वाला कर रहा है, ठीक है। तो I1 एंड I3 को प्लस साइन डालने का, तो यहाँ पे आई इंक्लोज डालते वक्त I1 एंड I3 को प्लस साइन डालेंगे, I2 को माइनस साइन डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या गाइस? तो यहाँ पे जो आई इंक्लोज होगा, दिस इज माई आई इंक्लोज, जो यहाँ पे आपको डालना है। काम खत्म। तो ये हो गया मेरा गाइस एम्पियर्स लॉ। सबको याद है एम्पियर्स लॉ? ठीक है। अब इस एम्पियर्स लॉ का जो एप्लीकेशन होता है गाइस, मैं 2-3 एप्लीकेशन बताता हूँ, मतलब आपको और समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ के क्वेश्चन क्या होते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब एम्पियर्स लॉ के जो क्वेश्चन होते हैं गाइस, एक तो अपना सिंपल, ठीक है। मैं एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 सब कुछ हुआ है अपने को सपोज, ठीक है। करंट आई है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर। अब मुझे इनफाइनाइट तो चाहिए ही चाहिए, अब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मतलब समझ जाओ आप लोग, ये इनफाइनाइट वायर है करंट आई की, ठीक है। बाहर आ रहा है ऐसे, तो मुझे तो करंट आई बाहर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे तो करंट आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, वो सर्कुलर बनने वाला ऑलरेडी पता है अपने को, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से भी बाय एम्पियर्स में देखा होगा ना, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते थे, पता है ऑस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट वगैरह आप करते थे स्कूल डेज में। तो मुझे पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनने वाला है, तो रेडियस आर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रख दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मुझे बताओ, इतना तो एम्पियर्स को समझ में आ ही चुका होगा, एक ही वायर है बेचारी, तो एक ही वायर की वजह से रेडियस आर पे सेम डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा कि नहीं होगा? सेम ही होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे डीएल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, सब जगह पे डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप करोगे जो मैंने आपको बोला था, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। जिस केस में ये इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर एंगल 0 है, तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर डायरेक्टली बी डीएल हो गया कि नहीं? बी डीएल कॉस 0, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी डीएल कॉस 0, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो देखो, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डीएल कॉस 0 विच इज बी डीएल, सिंपल। तो यहाँ पे सीधा बी डीएल आ गया गाइस, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल आ गया, एंड म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज, मतलब सिंपल आई, एक ही करंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे बी कांस्टेंट देखो ना, हर रेडियस हर डिस्टेंस आर पे बी तो सेम ही है, तो बी इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई इंक्लोज आ गया। मुझे तो पूरा लूप कंप्लीट करेंगे तो सरकमफरेंस बन जाएगा, तो बी इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सबको याद है ऐसा कैसे करना है? तो यू नो राइट हाउ टू मतलब हाउ टू यूज एम्पियर्स लॉ। इस तरीके से एम्पियर्स लॉ यूज किया जाता है, राइट। अब एम्पियर्स लॉ सपोज हम लोग ने इस तरीके से यूज किया, सो गाइस अब मुझे होता है एम्पियर्स लॉ सपोज मैंने ऐसे यूज कर दिया, ठीक है। तो एग्जांपल 1 हो गया। अब एग्जांपल 2, सपोज मैंने बोला कि एक कोई ऐसा बड़ा सा केबल है, ठीक है, कोई बड़ा सा केबल है जिसके अंदर एक केबल, मतलब क्या, सपोज केबल से सब जगह से करंट आए, देखो बहुत बड़ा केबल है, समझ जाओ आप लोग, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा केबल है और करंट आए ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका सपोज रेडियस आर है और इसके अंदर से करंट आई नॉट बाहर आ रहा है पूरे केबल से। तो मुझे बोला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों होता है। अब क्या करने का, सपोज मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 बताओ एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P2 बताओ। P2 के लिए क्या करेंगे बताओ? P2 के लिए आप देखोगे, अब ये ऐसा क्वेश्चन जेई में आ सकता है, ठीक है, नीट में भी आ सकता है। अब P1 के लिए, P2 के लिए तो भाई एम्पियर्स लॉ लगा दिया, आंसर सेम आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P2 आप ऐसा करके लगा दो ना पूरा, तो पूरा का करंट आएगा।
तो आंसर तो यही आएगा, सिंपल, म्यू नॉट आई की जगह आई नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2πr, ठीक है, फिर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस केस में डायरेक्टली ये मेरा फॉर्मूला आ गया, सिंपल। हाँ, पॉइंट P1 के लिए आप क्या करोगे, लाइन इंटीग्रल इस तरीके से करोगे, ठीक है, और मैंने सपोज इस तरीके से किया। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखना, ये लूप में जो करंट आ रहा है वो इतना ही करंट है ना, लूप का करंट इतना ही है। ध्यान में रखना, यहाँ पे एक टर्म काम में आएगा। हम लोग को पता है मेरा आई नॉट करंट कितने एरिया पे था, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया था, पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो मेरा ये जो करंट है, ये जो करंट है वो कितने इसमें है, तो ये जो करंट है आई, वो इतने एरिया में है, पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो आई की वैल्यू जो मेरी आई वो क्या आई, आई नॉट इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर। आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, जे इंटू पाई R स्क्वायर भी कुछ कुछ लोग लिखते हैं। और जे एडवांस में जे वेरिएबल, मतलब जे जो करंट डेंसिटी वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं, जे इज इक्वल टू जे नॉट इंटू स्मॉल r वगैरह ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी है, अब यहाँ पे तो आई इनक्लोज मेरा आ गया सीधा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो करंट की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट पाई, नहीं सॉरी पाई क्या चला गया ना, ठीक है। आई की वैल्यू मेरी कितनी आई यहाँ पे, आई नॉट इंटू R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये मेरा आई इनक्लोज्ड आ गया, दिस आई इनक्लोज्ड, इतना ही, ठीक है। सिंपल बायर शॉर्ट लॉ लगा दो, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है। क्या ये समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही बता के रख रहा हूँ। बी इंटू 2πr म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, आर कैंसिल, और जो इधर से इधर लेके जाओ मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है जो हमने किया हुआ था, राइट। फिर हम लोग ऐसा बोलते थे कि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस R का हम लोग ग्राफ बनाया जाए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनता है। ये अच्छे लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये यूज करना होता है। लेकिन नॉर्मली जेईई नीट में, ठीक है, नॉर्मली खास करके नीट में एंड जेईई मेन में, जेईई मेन में तो ऐसा आ सकता है अच्छे लेवल पे, लेकिन जेईई मेन के लोअर लेवल पे नीट में 3 फॉर्मूले जो अपने को बहुत काम में आते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है। 3 फॉर्मूले और मैग्नेटिक फील्ड के डिराइव किए जाते हैं, आपको सबको पता होगा, ठीक है। सबसे पहला होता है गाइस सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर सेकंड होता है गाइस टॉरॉइड, इस तरीके से, ठीक है। और तीसरा होता है कोई भी प्लेन शीट, ठीक है, ऐसी प्लेन शीट होगी। नाउ दिस प्लेन शीट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, देखो यहाँ पे एस, ठीक है। तो लेट्स से करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, डॉट लिख दिया मैंने। सो करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज इस तरीके से, ठीक है। और ये प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। इसमें हर जगह पे ना कुछ कुछ चीजें डिफाइन की जाती है। जैसे इसमें डिफाइन किया जाता है एन, इसमें बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टन, एन को बोलते हैं स्मॉल एन को पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब इसके सपोज कैपिटल एन टन, कैपिटल एन ये वर्ड नंबर ऑफ टन्स का होता है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। टॉरॉइड में दोनों चीजें डिफाइन की जाती है, कभी कभी डायरेक्टली कैपिटल एन नंबर ऑफ टन्स भी डिफाइन किया जाता है इसको, ठीक है। कैपिटल एन, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ ही होगा। अब जैसे सोलेनॉइड में देखोगे, सोलेनॉइड इज नथिंग बट व्हाट, बहुत सारे रिंग्स को, एक रिंग दूसरी रिंग तीसरी रिंग, बहुत सारे रिंग्स को कंप्रेस करके रखा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं जब सोलेनॉइड में हम लोग लेते हैं तो दिस लेंथ एंड दिस स्मॉल आर रेडियस, सो एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, ये एक्चुअली एक होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जब, और हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो इन इन इस पॉइंट पे नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आप देखोगे तो हर एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, हर एक रिंग अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करते जाएगा, तो इंटीग्रेशन से भी रिजल्ट आता है। मुझे सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है तो एक मेथड होती है इंटीग्रेशन, बट वो सिर्फ एडवांस वाले लोग यूज करेंगे। नीट एंड जेईई मेन के लिए सीधा याद रखना है गाइस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है यहाँ पे, दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। अब आपको याद होगा कुछ कुछ बुक्स में ये दिया है, एक्चुअली इसका θ1 एंड θ2 के टर्म्स में भी दिया है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ1 माइनस cos θ2 वगैरह के फॉर्मूलेज भी गाइस बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपने को कोई लेना देना नहीं उस फॉर्मूला से, एडवांस वाले लोग देख लेना, रेफर कर लेना। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है म्यू नॉट एन आई, सिंपल।
दिमाग में आ गया? और उसको डिराइव करने का मेथड भी था यहाँ पे, ऐसे करके हम लोग ने एक पूरा का पूरा लूप बना दिया, एम्पियर्स लॉ बना दिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 है। आपको पता होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली सोलेनोइड आल्सो बिहेव्स एज व्हाट, बार मैग्नेट, रिंग फ्री बना है ना गाइस, इस तरीके से। तो ध्यान में रखना, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर के मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है गाइस। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज ऑलमोस्ट 0, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज म्यू नॉट एन आई। सबके दिमाग में क्या है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड म्यू नॉट एन आई। ठीक है, टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सारे रिंग्स ऐसे ऐसे करके रखे तो सब ऐसे करके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा गाइस। ठीक है, और ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सपोज डिस्टेंस आर पे रखा है अपन ने, तो इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। किसी को चाहिए तो इंटीग्रल बी डीएल से भी डायरेक्ट कर सकते हो। इंटीग्रल बी डीएल ऐसे सर्कुलर लूप में लगाओ तो बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो म्यू नॉट एन आई। तो आपको पता है इसका डायरेक्टली आंसर क्या आता है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइड बाई 2πr। ये डायरेक्टली आप मैग्नेटिक फील्ड याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी भाई हाँ, मतलब देखो ये सब कुछ क्या है, इंटीग्रल मतलब क्या है, बायट शॉर्ट लॉ। किसी ने बोला सर इसका थोड़ा सा मुझे बताओ बायट शॉर्ट लगा के कैसे, तो बायट शॉर्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल होता है ना, याद करो, इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब यहाँ पे देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, हर टर्न में सपोज करंट आई जा रहा है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है जा रहा है, इसे करंट जो आई, ये करंट पूरा का पूरा आई है सपोज, तो टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट कितना हुआ, एन आई हुआ ना। मैंने ऐसा वाला सर्कुलर लूप बनाया, और इंटीग्रल ऑफ बी डीएल क्या हो गया, बी डीएल, तो बी इंटू 2πr हो गया। देखो ना वही टर्म आया ना यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने किया था डेरिवेशन, अभी आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था, बट आपको मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टू टोरॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2πr। ठीक है, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, इसको टोरॉइड बोलते हैं, और इसको प्लेन शीट। ठीक है, कोई भी प्लेन शीट होगी जिसमें से करंट आ रहा है। अब यहाँ पे भी टर्म डिफाइन किया जाता है, इसका टर्म जो डिफाइन होता है वो होता है के, कुछ लोग के लिखते हैं, कुछ लोग एच लिखते हैं, जो भी करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ करके टर्म डिफाइन होता है गाइस। और ध्यान में रखना, प्लेन शीट की वजह से करंट गाइस, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, जैसे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट बाहर आ रहा है ना, करंट इज कमिंग आउट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो राइट हैंड थंब रूल लगाने का, ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है तो पैरेलल टू शीट, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है गाइस, ध्यान में रखना। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कुछ कुछ बनता है, इंडिपेंडेंट। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है क्या कुछ, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट के बाई 2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो कोई भी ये मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डिस्टेंस पे रखो, म्यू नॉट के बाई 2 ही रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या, डिस्टेंस। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत काम के थे, जिसमें नीट में ये दो फॉर्मूले काम के हैं, जेई मेन एंड एडवांस के नीचे वाला फॉर्मूला काम का है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है गाइस, नीट में ये दो चीजें काम की है। ठीक है, प्लेन शीट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्रुव वो तुम्हारा काम है, देख लेना एक्चुअल लेक्चर से। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है गाइस, सो म्यू नॉट एन आई, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, कोई भी प्लेन शीट रहेगी। ठीक है, चलो प्लेन शीट का एक बार बता देता हूँ। मैग्नेटिक करंट बाहर आ रहा है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो करंट करंट बाहर आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में मैग्नेट थंब रखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऊपर कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, नीचे कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी आप देखोगे तो म्यू नॉट के बाई 2 ही रहेगा, विच इज पैरेलल टू द प्लेट, जैसे प्लेट बाहर आ रही है ना ऐसे, तो पैरेलल टू द प्लेट। अभी समझ में आ रहा है। तो ये तीन फॉर्मूले, म्यू नॉट एन आई बाई 2πr एंड म्यू नॉट के बाई 2, और ये तीन फॉर्मूले, म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2, रिंग के वजह से फॉर्मूला, और आर्क के वजह से फॉर्मूला, सबको एकदम दिमाग में चले गए, सबको एकदम दिमाग में चले गए गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताई यही काम के हैं, बायट शॉर्ट लॉ, और ये 6 फॉर्मूलेज, बायट शॉर्ट लॉ एक्चुअल डेफिनेशन एंड एम्पियर्स लॉ का एक्चुअल डेफिनेशन, बस इतना ही तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके वजह से एक 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, उसको सॉल्व कर लो। चलो 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, मतलब आप कर लोगे। यहाँ पे देखो,
एक इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट ये करंट है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये करंट आई, यहां से गया, यहां से आया, यहाँ पे बोला है कि इस इसके ऊपर यहाँ पे सपोज ये लेंथ जो है ये भी, ये ए है, ये भी मुझे बताओ ये ए है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बताओ फटाफट। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे दे रहा हूं मैं, दो एग्जाम्पल, ठीक है। ये करंट है, सर्कुलर आर्क हो गई, और करंट यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है। तो करंट आया है, आई इधर से गया, आई इधर से गया, बोला है इस दोनों केसेस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ कितना होगा। सपोज इसका रेडियस आर है, तो ये पॉइंट पी पे और यहाँ पे इस पॉइंट पी पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट करो, चलो 2 मिनट लो, दोनों क्वेश्चन पहले करो, दोनों क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपका 4 मिनट्स। फटाफट बताओ चलो। ठीक है गाइस, आ गया है, बताओ कैसे करोगे। ओके गाइस, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। इस क्वेश्चन में पहले तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि सपोज लेट्स से ये एंगल जो है, ये एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये जो वायर है, देखो एक करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा। सपोज ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। अब आप देखोगे वायर नंबर 1 हो या वायर नंबर 2 हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा, लेकिन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा। देखो करंट कैरिंग वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर, करंट कैरिंग वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर। तो मुझे बताओ दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू कहाँ पे है, अंदर ही है कि नहीं। बी पकड़ लेते, दोनों का अंदर ही है। तो जो मेरा बी नेट आया है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, B1 प्लस B2 विच इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू बी, 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी आएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू निकालने के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर मतलब क्या, ए साइन थीटा 1 मतलब साइन 45, एक एंगल साइन 45, एक एंगल साइन 90 है।
समझ में आ रहा है गाइस? बस ये वाला आंसर आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4πa, ठीक है, 1/√2 प्लस 1, काम खत्म। उसको इधर डाल दो 2b, तो 2 इंटू बी मेरा आंसर है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वायर के वजह से था, यहाँ पे एक तो ये वायर है इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट पी पे अपने को देखना है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, पेज के अंदर। इसके वजह से भी कहाँ पे आएगा, देखो ये सपोज ये वायर नंबर, देखो सिंपल सी बात, ये वायर नंबर 1 है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना है वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3, ये हो जाएगा मेरा बी नेट, और सब बेसिकली पेज के अंदर ही है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी चीज बोली थी, अब याद करो, कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, उसी के पॉइंट पे सपोज रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कोई भी करंट कैरिंग वायर के ही डायरेक्शन में होगा, तो डीएल क्रॉस आर 0 हो जाता है ना। मतलब सपोज कोई करंट कैरिंग वायर है और इसी पॉइंट पे, मतलब इसी इधर ही मैग्नेटिक फील्ड किसी ने पूछा, B1 B2 ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इसी के डायरेक्शन में हमेशा 0 हो जाता है। तो करंट के डायरेक्शन में 0 हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके वजह से होगा गाइस, आप यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ होगा B1 1 2 3, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या होगा, B1 कितना है, तो एक एंगल 90, एक एंगल 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, आपको सबको समझ में आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4πr अपना फॉर्मूला, साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 प्लस साइन 90, ये क्या लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है, θ1 0 θ2 90, ठीक है। B2 में क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला, आर्क का फॉर्मूला, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा होता है ना, तो म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा, थीटा इज कितना, पाई। देखो फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एंड B3 मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये जो वायर है, ये पॉइंट इसी के लाइन में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। बस इन तीनों टर्म्स को ऐड कर लो, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकल गया। सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है? दो क्यों आएगा भाई, फॉर्मूला देखो ना, म्यू नॉट बाय 4πr का फॉर्मूला, 2πr थोड़ी है फॉर्मूला में। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल 3, अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, एक यहाँ पे सब लोग देखो, एक सोलेनोइड रखा है और यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रखी है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर ऐसे बाहर है, और सोलेनोइड में करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, देखो दोनों में करंट आई है, n नंबर ऑफ टर्न्स दिए, स्मॉल n इसका दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बोला है इस वायर R से इधर ये डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, एग्जैक्टली सेंटर पे ही है सोलेनोइड के, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे करोगे, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस जो है, एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस A ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो, इसका स्मॉल r रेडियस है, कुछ काम का नहीं है लेकिन, ठीक है। बताओ मुझे क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना कैसे होगा, यहां से ऐसे वायर, देखो करंट ऐसे ही जा रहा है, सपोज करंट ऐसे ही जा रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो करंट ऐसे ही जा रहा है, तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, करंट ऐसे ही जा रहा है। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, किस किस की वजह से बताओ, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट्स से ये 1 है और ये वायर 2 है, तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कैसे होगा, ऐसे होगा B1। और मुझे बताओ ये करंट कैरिंग वायर है आई करंट बाहर आ रहा है, देखो यहाँ पे करंट आई बाहर आ रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 कहाँ पे होगा, कोई बोल सकता है, इस करंट आई की वजह से वो कमिंग आउट ऑफ द पेज, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कहाँ पे है, B2 की वैल्यू कहाँ पे है, इसको 2 ले लेते हैं बंद, तो B2 की वैल्यू कहाँ पे, B2 ऐसे है, राइट गाइस। तो मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अरे ये इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है ना सर्कुलर, B2 ऐसे होगा, B1 ऐसे होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, B1 माइनस B2। तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है ना, अब B1 इज म्यू नॉट इंटू एन आई, B2 इज व्हाट, म्यू नॉट आई बाई 2πr, 2πr मतलब 2πa, समझ में आ रहा है क्या गाइस, जो भी कोई बड़ा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, मतलब ऐसे B2 भी बड़ा हो सकता है B1 से, मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले सकते हो, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेने का, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन
बन सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल 4, इस टाइप के क्वेश्चन भी और आ सकते हैं गाइस। जैसे इसमें मैंने शीट ले लिया, ठीक है, एक दूसरा शीट ले लिया। अब देखो दोनों शीट्स है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक क्रॉस, ये क्रॉस मतलब क्या, मैग्नेटिक, एक यहाँ पे करंट इसका के दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट, और इसका एच दिया है। व्हाट इज एच? ये प्लेन शीट्स है। के इज करंट पर यूनिट लेंथ, एच इज करंट पर यूनिट लेंथ, दोनों का अलग अलग है। बोला है कि चलो ये 2 पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा, पहले हर एक शीट का मैंने क्या बोला था, जैसे करंट 1, अब सपोज इस वे वाले पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट P1 लेते हैं और ये पॉइंट P2 लेते हैं, ठीक है। अब ये शीट नंबर 1 है, अब शीट नंबर, ये शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2, और शीट नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, यहाँ पे करंट बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये वायर कैसा होगा, B2 ऐसे होगा। शीट 1 का भी देखोगे करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है तो ये भी इधर ही होगा। देखो ना, B2 और B1 सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, B2 और B1 सेम डायरेक्शन में, P2 पॉइंट पे। P1 पॉइंट पे क्या है, इस शीट के वजह से, शीट में देखो क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या, करंट अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर जा रहा है, थंब अंदर लेने का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड B1 इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, देखो डॉट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, B2। ये समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोगों को, जिनको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा अच्छा बता दिया मैंने बस। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या होगा, B1 माइनस B2। यहाँ पे क्या होगा, B1 प्लस B2, काम खत्म। और B1 एंड B2 की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पे, B1 एंड B2 दोनों की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट K/2। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, वही सबसे सेम वो चीज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड, इसलिए आर वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है। मिड पॉइंट हो कहीं पे भी हो, सेम है, इट इज इंडिपेंडेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि प्लेन शीट है, प्लेन शीट बट इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम लोग ने आपको बता दिए, जिससे जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में जा चुके हैं, ठीक है गाइस। इसमें कोई दिक्कत, मैग्नेटिक फील्ड का कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, इसमें हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, बाकी तक तो आपको याद आ ही गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये इसी का ही पार्ट है, कुछ वो नहीं है, इसी का ही पार्ट है। सब लोग यहाँ पे देखो, और जिन लोगों का मैग्नेटिज्म वीक है गाइस, प्लीज थोड़ा सा अपना रेगुलर लेक्चर्स भी देख लेना। जनरली मैं रिवीजन उस तरीके से करता हूँ जिसमें हर एक चीज को कवर कर ही देता हूँ मैं, मतलब आप एटलीस्ट रिवीजन के लिए बहुत काम में आएगा आपका ये सब कुछ चीज। मतलब एक ही लेक्चर देख लो, 2 घंटे का पूरा मैग्नेटिज्म काम खत्म हो जाएगा आपका, राइट। नहीं नहीं, अभी ब्रेक तो मिलेगा नहीं गाइस, क्योंकि ब्रेक मिलने का टाइम ही नहीं है, 2 ही घंटे अपने पास आज। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स गाइस, अब ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अपन ने बनाया, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ऐसा पकड़ लो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, कभी कभी वो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, अपने को क्या करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर मैंने चार्ज को थ्रो किया, क्या होगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज को मैंने थ्रो किया, क्या होने वाला है गाइस, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज को थ्रो किया, यस, चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा, बिल्कुल फोर्स आएगा। तो गाइस ध्यान में रखना, चार्ज को थ्रो किया तो चार्ज तो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स तो आने वाला है। तो मैग्नेटिक फोर्स में एकदम सिंपल देखो, मैग्नेटिक फोर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज जो मूव करता है, एक बहुत ही मस्त वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ये बोलते हैं क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बहुत सारे वेरिएशन आते हैं गाइस, वी वेक्टर क्रॉस, देखो यहाँ पे क्रॉस कितना काम का है, वी क्रॉस बी, ठीक है। किसी ने बोला सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स कितना होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है गाइस, ये होता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। इसके अलग अलग देखो, फोर्स जीरो कब होगा, जब वी वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल रहेंगे, वी बी साइन थीटा ना, साइन थीटा थीटा जीरो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप चार्ज को थ्रो करोगे तो भाई चार्ज फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। फोर्स जीरो मतलब उसका कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं आएगा,
ठीक है, हम लोग 2 से 3 केसेस जो लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे 2-3 केसेस बताता हूँ, ठीक है, जो हम लोग जनरली करते हैं। लेट्स से पूरे के पूरे रीजन में, ये पूरा रीजन में सपोज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेट्स से इनसाइड द पेज। इनसाइड द पेज मतलब क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं ऐसे दिखाऊंगा, इनसाइड द पेज मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, ऐसे, दिस इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द पेज, ठीक है। अब मैंने एक चार्ज को थ्रो किया इस रीजन में, इस प्लेन में, ऐसे। तो पहले तो मुझे एक बात बता दो भाई, ठीक है। अब एक कोई भी चार्ज सपोज ये प्लेन में ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी v से, ये चार्ज है q, तो पहले तो मुझे तो v वेक्टर b वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, 90, v क्रॉस v। अब आपने देखो फोर्स बाजू में लिख के रखो, फोर्स वेक्टर क्या था अपना, q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो v एंड b दोनों के अंदर का एंगल 90 है, तो v भी साइन 90, मतलब आंसर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पे होगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। इसमें मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू v क्रॉस b ना भाई, फोर्स वेक्टर v क्रॉस b के परपेंडिकुलर होगा, v क्रॉस b, ठीक है। तो फोर्स परपेंडिकुलर, उसके वजह से चार्ज वो मूव किया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे गया, ठीक है। अब सपोज v वेक्टर ऐसे आ गया, वापस फोर्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया भाई। अब फोर्स तो परपेंडिकुलर होते जाएगा, तो आप एक्चुअल में देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सर्कल में घूमने वाला है, और ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल का ये सेंटर होगा गाइस, ठीक है। अब ये सर्कल का सेंटर होगा, मतलब बेसिकली ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड में ही घूमेगा, तो मेरा जो फोर्स आएगा, ठीक है, फोर्स आएगा क्यू वी बी साइन 90 विच इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये मेरा फोर्स आएगा। ये फोर्स के वजह से ये सर्कल में घूमेगा, और इसका सपोज रेडियस मैंने आर मान लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्यू वी बी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यू वी बी बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर, राइट। तो मेरा रेडियस आ गया यहां से, तो कोई बोलेगा सर इसका रेडियस कितना है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेडियस की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, एम वी डिवाइड बाय क्यू बी, ये मेरा रेडियस हो गया। कोई बोलेगा सर चलो टाइम पीरियड बताओ मुझे कितना होगा, तो कुछ टाइम पीरियड भी निकालते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है गाइस, 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। अब आर को एम वी बाई क्यू बी डाल दो, वी वी कैंसल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर को क्या डाल दो, एम वी बाई क्यू बी, राइट। तो ये डाल दिया, वेलोसिटी v हो गई, उसका आंसर क्या आएगा, वी वी कैंसल, 2 पाई m, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। कभी कभी ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने काम में होता है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या, 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो कभी कभी जेई मेन में नीट में, जेई मेन में लोअर लेवल पे नीट में इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये क्यू वी वी क्यू वी क्रॉस बी वगैरह है। अब अच्छे क्वेश्चन पूछने तो कैसे पूछते हैं गाइस, मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीजें बोली थी। जैसे यहाँ पे देखो, कोई एक, मतलब कोई एक चार्ज है, देखो यहाँ पे 2 केसेस में ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब सब केसेस तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा गाइस, वेरी सॉरी, ऐसे ही 2 केसेस डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। मुझे तो चार्ज की मोशन कैसे होगी, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, सब जगह पे अंदर है, और मैंने बोला कि सपोज देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज B1 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है। देखो अच्छे अच्छे केसेस भी बन सकते हैं इस तरीके से। अब मैंने बोला इसके अंदर एक चार्ज घुसा, ठीक है, ऐसे एक चार्ज आ रहा है Q, वेलोसिटी v से आ रहा है, ऐसे देखो। जैसे इसके अंदर घुसा, देखो जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है कुछ नहीं होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखो मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, v वेक्टर क्रॉस b, फोर्स ऐसे बाजू में लिख के रखो, फोर्स क्या होता है, q v क्रॉस b होता है, v क्रॉस b। तो एकदम सिंपल सी बात है ना, v क्रॉस b, तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे आने वाला, तो ये सर्कल घूमना चालू करेगा, सिंपल सी बात, डायरेक्ट सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा। अब जैसी सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, कुछ चार्ज तो ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब v ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, तो ऐसा भी हो सकता है गाइस, v ज्यादा बढ़ा दिया तो मतलब देखो ना, रेडियस देखो यहाँ पे, रेडियस किसके ऊपर डिपेंड है, v के ऊपर। मैंने v ज्यादा कर दिया, रेडियस बढ़ जाएगी। अब कोई सपोज होगा v, ऐसा v होगा जिसमें वो जस्ट ऐसा जाके ऐसा भी जा सकता है, ठीक है। कोई v बहुत बड़ा होगा तो आपको पता है वो ऐसा जाके ऐसा जा सकता है, आपको समझ में आ रहा है क्या। लेकिन जो वेलोसिटी से वो अंदर घुसा है उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अलग अलग टाइप की चीजें इसमें बन सकती है केसेस, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्रॉस है, तो v वेक्टर क्रॉस b, तो मुझे सॉरी यहाँ पे
उल्टा कर दिया क्या मैंने? वी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस बी। एक काम करो, ऊपर डॉट वाला लो, अभी निगेटिव चार्ज भी ले सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी वो फिर लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नीचे क्रॉस लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्रॉस है और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज डॉट है, क्या होगा बताओ मुझे इसमें? अब मैंने एक बोला, मैंने एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ इसके अंदर ऐसा घुसा वेलोसिटी v से, तो क्या होगा इसमें? v क्रॉस b, v क्रॉस b, तो ये सर्कल घूमना चालू करेगा। अब सर्कल घूमेगा 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 घूमेगा, इधर आएगा, ठीक है। अब सर्कल घूम के सपोज इधर आया, कैसे भी आ सकता है, मैंने तो एग्जैक्टली कर दिया, सपोज ऐसे आया। अब यहाँ इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे v क्रॉस b, वी वेक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पेज के बाहर है, देखो ना यहाँ पे, तो पेज के बाहर है, तो सेंटर ऐसे आएगा, तो जैसे इसके अंदर घुसेगा कुछ इस तरीके से सर्कल करने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से चार्ज कुछ मूव करेगा, राइट गाइस? क्या करने का इसमें, क्या याद रखना अपन ने कि मैग्नेटिक फील्ड देखो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सपोज जिस प्लेन में चार्ज मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमेशा वो सर्कुलर जाने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे तो पूरा सर्कल कंप्लीट किया, यहाँ पे इसने जिस तरीके से सर्कल, मतलब यहाँ से ये बाहर आने के बाद तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जहां जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे सर्कल जाने की कोशिश करेगा वो। जैसे यहाँ पे भी देखो, सर्कल जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, कुछ अलग सर्कल चला गया, और वो डिफाइन डिफाइन कौन करेगा? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जिनका क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा वो है, ठीक है, हाँ, निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्यू होगा ना, निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ऐसा मूव कर रहा है तो ऐसा मूव करेगा, नीचे मूव करेगा ना, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया तो ऐसे मूव कर देगा गाइस, ठीक है। उसके बाद एक और इसका स्पेशल केस होता है गाइस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे केसेस में मैंने जो बताया, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, बट सपोज ऐसा भी हो सकता है कि वी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आपको पता है कौन सा पाथ बनता है? इफ वी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, कौन सा पाथ बनता है? हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ गाइस, हेलिकल पाथ बनता है, मतलब इस तरीके से। सपोज सपोज यहाँ पे देखो सब लोग, मतलब मैंने एक वेलोसिटी वेक्टर वी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट होगा गाइस। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरीके से रखा है मैंने, सब लोग यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाइन में इस तरीके से है, ठीक है। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और मैंने सपोज एक चार्ज को थ्रो किया, चार्ज को थ्रो किया वेलोसिटी वी वेक्टर से ऐसे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी वी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर अंदर एंगल है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे हमेशा दो कंपोनेंट आएंगे, एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे सपोज वेलोसिटी का लेट्स से वाई कंपोनेंट आएगा। तो मुझे तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी एक्स दोनों उस, ये वीएक्स वाला जो वेक्टर उसके ऊपर फोर्स आएगा क्या? दोनों पैरेलल वेक्टर, देखो ना, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, हमेशा फॉर्मूला अपने बाजू में रखने का, क्यू वी क्रॉस बी करके बाजू में रख देने का, फोर्स वेक्टर। तो फोर्स ऑन एक्स, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के ऊपर तो फोर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। फोर्स कहां पे आएगा? वेलोसिटी वाई। अब वेलोसिटी वाई एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, क्या करने का? वी क्रॉस बी। तो फोर्स देखना किस डायरेक्शन में? वी क्रॉस बी। फोर्स कहां पे होगा? पेज के अंदर। अब वो पूरा ऐसा पकड़ लो, अब ऐसा पकड़ लो वीएक्स है ही नहीं, ऐसा पकड़ लो वीएक्स है ही नहीं, तो मुझे तो चार्ज कैसे घूमेगा? ऐसा पकड़ लो यहाँ पे वीएक्स ही नहीं, तो चार्ज कैसे घूमेगा? सिंपल, वो पेज के अंदर और पूरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो कैसे जाएगा? पूरा पेज के अंदर घूम के ऐसा आएगा रिंग की तरह, मतलब पेज के अंदर घुस के ऐसा बाहर आएगा और जाएगा ऐसे 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 करके, तो इस तरीके से करेगा, ऐसा रिंग होगा, लेकिन वो चार्ज आगे भी जा रहा है। तो गाइस सपोज वीएक्स होता नहीं तो सिंपली सिर्फ ऐसे सर्कल घूमता, इधर से चालू होता, ऐसे ही जाके वापस इधर ही आता, ठीक है। बट अभी वेलोसिटी इसके वजह से ये पूरा का पूरा किस तरीके से मूव करेगा? वो सर्कल तो घूमना जाएगा, वीएक्स वाला कंपोनेंट उसको सर्कल घुमाएगा, बट वीएक्स वाला कंपोनेंट उसको आगे खींचेगा, क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें दोनों वेलोसिटी एक्स एंड वेलोसिटी वाई का सुपरपोजिशन हो रहा है, मतलब क्या? कंबाइन इफेक्ट आ रहा है। तो इसके वजह से ये पूरा का पूरा ऐसे जाके ऐसे करके जाएगा, राइट गाइस? अब एक टू टाइम मतलब ये मतलब 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो गाइस जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये जो फॉर्मूला अपन ने किया था ना, ये फॉर्मूला तो वैलिड होगा ही होगा। कितना टाइम लगा उसको? 2 πm3b, कितना रेडियस है? mv/qb, ठीक है। तो ये जो रेडियस है ना यहाँ पे, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसमें जो रेडियस है, कोई बोलेगा सर रेडियस कितना है,
कुछ नहीं है, रेडियस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने को टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, ये भी देख लो यहाँ पे 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये तो अपना सेम डेरिवेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वी एक्स वी वाई होगी, तो रेडियस के लिए वी वाई होगा। बट अब वी एक्स कहाँ पे काम में आएगा, जहां पे एक पूरे टाइम पीरियड के बाद, मतलब एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट कर रहा है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज कॉल्ड पिच। और जो पिच होता है मतलब पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस आगे गया, तो वीएक्स इंटू टी डिस्टेंस आगे गया, तो जो टी यहाँ पे मिला इसको यहाँ पे वीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो मुझे पिच मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस कभी कभी क्या होता है, इसी चार्ज को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है, तो मुझे तो जैसे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, तो मुझे तो वेलोसिटी एक्स कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा, पिच बढ़ते जाएगा ना। अब ये डिस्टेंस, हर एक पिच का डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, तो एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे अपन। अब मुझे तो एक्सेलरेशन कौन देगा, अलग अलग मीन हो सकता है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दो चार्ज के ऊपर तो भी हो सकता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी आएगा ना, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। इन शॉर्ट यहाँ पे फोर्स लगा दो ना कोई भी, उसके वजह से एक्सेलरेशन आएगा, जिसके वजह से हेलिकल बनेगा, लेकिन अब सिमेट्रिक हेलिक्स नहीं बनेगा, प्रॉपर हेलिक्स नहीं बनेगा, ऐसा हेलिक्स एक्सटेंड करते करते वाला बनेगा। ठीक है, फिर वहां पे आपको फिर वो पिच निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं लगा सकते, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलो तो ये हमारा ये हो गया बेसिकली गाइस। एक सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे था अपना, क्यू वेक्टर क्यू वी क्रॉस बी, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना ये मेरा मेजर फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेट। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड गाइस, मैग्नेटिक, अब मुझे तो मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करता है इसका मतलब करंट है कि नहीं। अरे कहीं पे भी सपोज चार्ज मूव कर रहा है अपना, कोई भी चार्ज ऐसा 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 इधर जा रहा है, इसका मतलब वहां पे करंट है कि नहीं है, तो करंट ही हो गया ना, मतलब चार्ज मूवमेंट मतलब क्या, करंट कैरिंग वायर हो गई भाई। तो करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर, ध्यान में रखना, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी करंट कैरिंग वायर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखी, ठीक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग वायर रखी, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी। तो इस वायर के अंदर ऊपर फोर्स आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करने का होता है, वो फोर्स कितना होता है, तो पहले छोटा वायर, लेट्स से डीएल वेक्टर लिया अपन, तो मुझे डीएल वेक्टर क्रॉस, अब यहाँ पे देखो जो छोटा फोर्स होता है डीएफ वेक्टर, वो आता है गाइस आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आ रहा है। तो मुझे तो डीएल, अब मैग्नेटिक फील्ड तो पेज के अंदर है, तो मुझे तो इसके अंदर वायर कहाँ पे फोर्स कहाँ पे आएगा, डीएल क्रॉस बी, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा गाइस ये आएगा ऐसे डीएफ। अब कोई ये वाला डीएल वेक्टर लेगा तो फोर्स आएगा कुछ ऐसे, कोई ये वाला डीएल वेक्टर लेगा, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे डीएफ फोर्स आएगा ऐसे। अब मुझे होता है ये सारे के सारे जो फोर्स है इनका सबका वेक्टर एडिशन होगा कि नहीं होगा, इन सबका वेक्टर एडिशन होगा, तो मेरा जो नेट फोर्स होता है दैट इज माय इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सबको याद रहेगा ये चीज, किसी ने बोला कि व्हाट इज बेसिकली एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, तो एफ नेट की वैल्यू जो होती है गाइस, एफ नेट वेक्टर इज, ये जैसे बाय शॉर्ट लॉ था वैसे ही दिमाग में रखना है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अपना एक्चुअल लॉ है। जेई एडवांस वालों के लिए काम का है, जेई मेन एंड नीट वालों के लिए कौन सा काम करना आपको बताओ, एकदम सिंपल। जेई मेन के टॉपर्स की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 99 परसेंटाइल वाले नहीं, 97 टू 99 परसेंटाइल वाले, 99 परसेंटाइल तक आपको, 98.5 परसेंटाइल तक आप बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला, हम डायरेक्टली काम कर सकते हो, ए से बी निकला। ठीक है, तो गाइस ये आप देखोगे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, अब सपोज आई एंड बी दोनों कांस्टेंट है, आई एंड बी दोनों कांस्टेंट है, तो आपको पता है ये वेक्टर एडिशन है गाइस, ये वेक्टर एडिशन है, तो इंटीग्रेशन में ऐसा हो जाता है, आई बाहर निकलता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डीएल वेक्टर होता है क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर हम लोग जब लिखेंगे तो ऐसे डीएल वेक्टर डीएल 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 ऐसा वेक्टर वाइज कर देंगे, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन होता है, पॉलीगॉन लॉ, और डायरेक्टली यहाँ पे अपने को फॉर्मूला मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल इफेक्टिव वेक्टर, ये डायरेक्टली एल इफेक्टिव वेक्टर है, लाइक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट लगा देने का। तो यहाँ पे गाइस आपको पता है एफ नेट का मुझे फॉर्मूला मिलेगा,
और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ नेट इज इक्वल टू आई एल इफेक्टिव लेंथ क्रॉस बी, ये फॉर्मूला। अब डायरेक्टली ये याद रखो, इंटीग्रेशन भूल जाओ अभी, ठीक है। आई इफेक्टिव लेंथ वेक्टर क्रॉस बी, लेकिन ये कब काम में आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट, ठीक है, उसी केस में लगेगा। कांस्टेंट नहीं है तो समझ जाने का थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये दिमाग में आ गया, आई इफेक्टिव लेंथ वेक्टर क्रॉस बी, आई इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी, इफेक्टिव लेंथ। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके 2-3 एग्जांपल से आपको ना समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स कैसे देखो, यहाँ पे सिंपल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सपोज यहाँ पे देखो, एक ऐसा सेमी सर्कुलर वायर है, करंट आई है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है। अब ऐसा समझ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड पूरे सब जगह पे पेज के अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप देखोगे, सपोज इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो अब क्या करने का, यहां से यहाँ पे करंट जा रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर का क्या होगा, ये मेरा एल इफेक्टिव वेक्टर होगा, जो कि 2r है, ठीक है। और एल इफेक्टिव क्रॉस बी, तो मेरा जो फोर्स होगा, देखो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी आपको डिफाइन करना होता है। देखो ये मेरा बेसिकली क्या था, एल इफेक्टिव क्रॉस बी, तो मुझे बताओ एल क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगा यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा पेज के कहाँ पे आएगा, मतलब सॉरी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा कि नहीं। अरे एल क्रॉस बी करो ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एल क्रॉस बी, अब ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ ऊपर आएगा, और एल इफेक्टिव एंड बी दोनों का अंदर का एंगल कितना है, दोनों के अंदर का एंगल कितना, 90 है। तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, एफ की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है, क्योंकि साइन 90, तो आपको पता है डायरेक्टली अपन आंसर लिखते थे बी आई एल, फोर्स का वैल्यू क्या है, बी आई एल। तो मेजरली लोग ये बी आई एल बिल करके याद कर लेते हैं, वेर एल इज ऑल एल इफेक्टिव, वेर एल इज कितना, एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आती है, फिर एल इज इक्वल टू कितना 2r, यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, ठीक है गाइस। अब एग्जांपल 2 हम लोग देखेंगे। अब सेम चीज ऐसा रख दिया मैंने, इतना करंट कैरिंग करंट ऐसे वायर है, ठीक है, और इसका सपोज रेडियस r है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा। अब आप एक्चुअली देखोगे इधर से इधर गया, ठीक है, और ये एग्जैक्टली 90 है, मतलब ये एग्जैक्टली इतना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जहां से करंट निकलता है, तो एल इफेक्टिव वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, तो मैं एल इफेक्टिव वेक्टर, इफेक्टिव लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड सपोज पेज के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज, तो क्या हो गया यहाँ पे एल क्रॉस बी, तो इस पूरे वायर के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स, तो पूरा वायर ऐसे मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो मेरा जो फोर्स का वैल्यू आप डायरेक्टली अभी डाल सकते हो, बी आई एल, वेर एल इज कॉल्ड एल इफेक्टिव, और एल की वैल्यू कितनी है √2r, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे बी आई इंटू √2r। आपको समझ में आ रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे वापस मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर का एंगल 90 डिग्री है, तो कुछ लोग डायरेक्टली बी आई एल भी याद रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाला याद रखो, ये वाला याद रखो, ठीक है। बी आई एल याद तो याद रखना ही है, जब एल इफेक्टिव एंड बी मैग्नेट 90 डिग्री होगा तो फटाफट कर देने का ये चीज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 सबको समझ में आया किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से होता है। अब किसी ने बोला लूप, गाइस कोई भी लूप होती है, अब मैंने सपोज एक लूप रख दी, अब मुझे होता लूप में सपोज में करंट कैरिंग वायर, ऐसे एक लूप है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है और रेडियस आ रहा है। अब मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर सब जगह पे, अब मुझे तो कोई भी लूप लगा दिया, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, अब यहाँ पे कोई भी एंड और वो नहीं, तो एल इफेक्टिव 0 रहेगा इस केस में, तो लूप के केस में एल इफेक्टिव बिकम्स 0, तो यहाँ पे क्या होगा बी आई एल इफेक्टिव 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 0, एल इफेक्टिव है ही नहीं यहाँ पे ना सर्कुलर लूप के अंदर। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ अब मैंने यहाँ पे मतलब अब तक में जो जितने भी फॉर्मूले लिखे, अब यहाँ पे ध्यान में रखना कब ये वाला काम में आता है गाइस, सिर्फ जेई एडवांस वालों के लिए एक ही, मतलब जेई एडवांस टाइप के लोगों के लिए, जेई मेन एंड जेई मेन के अच्छे लेवल पे एंड जेई एडवांस में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड
वेरिएबल है, मतलब मैग्नेटिक वेरिएबल कैसे हो सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ना, जैसे पता है पॉइंट चार्ज के वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आता है, आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। अब इसके अंदर मैंने सपोज, नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, देखो थोड़ा सा अच्छा लेवल। अब मैंने यहाँ पे ऐसे एक करंट कैरिंग वायर रखा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो आपको अपना डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है, डीएफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्या होता है, आई डीएल क्रॉस बी, इसका इंटीग्रेशन होता है। अब एक सिंपल सी बात, पहले तो मुझे तो डीएफ फोर्स कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे सब जगह पे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप देखोगे, सपोज रेडियस आर पे, मैग्नेटिक फील्ड तो बी ही रहेगा। देखो ना इस केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब जगह पे क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया मेरा डीएल वेक्टर और ये हो गया मेरा बी वेक्टर, तो डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे है यहाँ पे, डीएल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे, डीएफ नीचे है, सब जगह पे आप देखोगे डीएफ वेक्टर नीचे है। अब मुझे तो सब जगह पे डीएफ वेक्टर नीचे है कि नहीं है गाइस, डीएफ वेक्टर सब जगह पे नीचे है, तो ये पूरा का पूरा जो डीएफ वेक्टर है नीचे है। और वो पता हो डीएफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, कोई बोल सकता है डीएफ वेक्टर की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, आई डीएल बी, डीएल क्रॉस बी मतलब डीएल बी साइन 90, ये है। तो ये तो मेरा डीएफ वेक्टर, और डीएफ वेक्टर का डायरेक्शन मुझे पता चल गया, देखो सब अंदर 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 है। अब यहाँ से जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा गाइस, मेरा जो मेरा फोर्स वेक्टर आएगा, और तब मेरा फोर्स वेक्टर बी कांस्टेंट आई कांस्टेंट साइन 91, तो बी आई एंड डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं है, डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन है, विच इज 2 पाई आर। ठीक है, फिर आर इज द रेडियस, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये वाला फोर्स आ जाएगा और इस पूरे लूप के अंदर फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग एल इफेक्टिव नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन में डायरेक्टली एल इफेक्टिव लेनी होती है, नीट में, जेईई मेन के लोअर लेवल पे। ठीक है गाइस, ये हो गया आपको। अब मैं दो ही फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ाए थे, कौन से दो फॉर्मूले, सबको यहाँ पे लिख के रखता हूँ। फोर्स वेक्टर क्या था, मैंने क्या बोला था, क्यू वी क्रॉस बी, और एक वेक्टर था जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग, सॉरी दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, और एक था अपना ये डीएल, करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, आई डीएल क्रॉस बी। दोनों को, ये सबको समझ में आया, इतने ही तो दो फॉर्मूले थे, उसके सारे केसेस एंड क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब इन केसेस और उस क्वेश्चंस को लेके गाइस, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, वो ऑलरेडी वहां पे था। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने ऐसा कर दिया, अब ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं गाइस, मैंने करंट कैरिंग वायर रख दी। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन बोलता हूँ क्योंकि सब जगह पे करंट कैरिंग वायर I1 है, तो मुझे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे कितना बनेगा, जैसे सपोज एक डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कितना होगा, इनफाइनाइट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा आपको पता ही है, म्यू नॉट क्या, I1 डिवाइड बाई 2 पाई r, बराबर, इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई r। अब फॉर्मूला में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 है, लेकिन sin 90 sin 90, अब याद करो फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई r फॉर इनफाइनाइट वायर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया लेट्स से पेज के अंदर, तो मुझे तो सारे पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट के वजह से पेज के अंदर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में। अब मुझे तो इसी स्ट्रेट लाइन में मैंने एक वायर रखी, ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन में मैंने एक वायर रखी जिसके अंदर करंट गया। ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ सकते, चलो एक वायर रखी करंट I2 की। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अरे वायर देखो लंबा वायर है, ठीक है, अब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम में करंट I2 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर I2 कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पेज के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता था, BIL डायरेक्टली ना, एल इफेक्टिव, अब याद करो ना फोर्स वेक्टर क्या होता था, BIL मतलब क्या, I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू को रखना है नॉर्मली, तो एल इफेक्टिव क्रॉस बी,
राइट। तो एल इफेक्टिव मतलब मुझे सपोज सिर्फ इतने ही लेंथ पे, मुझे सपोज इतने लेंथ पे मुझे फोर्स चाहिए, तो कितना होगा फोर्स इतने ही लेंथ पे, तो आई एल बी आई एल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है जो करंट है, उस करंट में जाने वाला करंट है आई टू, आई एल इंटू बी आई एल कर लेता हूँ मैं इसको डायरेक्टली, ऐसा सीधा मैं बी आई एल लिख देता हूँ। तो मेरा जो फोर्स आएगा दैट इज बी आई एल। अब बी की वैल्यू कितनी है, ये वाली बी की वैल्यू विच इज म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई 2 पाई आर, दोनों के अंदर का सेपरेशन। आई जो करंट है, आई यहाँ पे करंट इज आई टू, तो यहाँ पे करंट मैंने आई टू लिख दिया, और लेंथ जो भी होगी लेंथ एल एल, तो ये मेरा हो गया फोर्स। ठीक है, अब जैसे इस केस में एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर ऊपर है, एल क्रॉस बी, तो यहाँ पे दोनों करंट एक दूसरे को, दोनों करंट कैरिंग एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। गाइस यहाँ पे देखो ना, दोनों वाइज को क्या करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले। ये फोर्स क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो दोनों वाइज को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में जा रहा होगा तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। राइट गाइस, ये क्वेश्चन सिंपल वाला टाइप का क्वेश्चन था जब मैग्नेटिक फील्ड बनता था। गाइस ये तो अपने को नॉर्मल, बट इसी में मुझे एडवांस वाला क्वेश्चन बनाना है, इसी में थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वायर ऐसे रखी, करंट वायर, करंट कैरिंग वायर जा रहा है आई वन, और मैंने बोला कि एक वायर करंट आई टू इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब मैंने बोला यहाँ पे सपोज इसका लेंथ यहाँ पे ए है, और लेट्स से वायर का मतलब ये वाला जो एंड है वो बी है। ठीक है, या फिर तुम लोग को चाहिए तो ऐसा कर लो, ये ए है इधर से, और वायर की लेंथ है सपोज एल नॉट। अब मुझे तो यहाँ पे क्या करोगे, इतने वायर, अब यहाँ पे आप देखोगे, मुझे बताओ ये वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अलग अलग है, बताओ मुझे। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सपोज मैंने, आप देखोगे सपोज डिस्टेंस आर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होता है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, देखो ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई क्या 4 पाई नहीं 2 पाई आर, ऐसे वेरी कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल यहाँ पे। ठीक है, तो आर नहीं लेते अपन, एक्स ले लेते हैं, क्योंकि आपको एक्स के टर्म में याद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो dx, तो ये हो जाएगी लेंथ dx, तो इस dx लेंथ के ऊपर जो df फोर्स आएगा वो कितना आएगा, आई dl क्रॉस b, तो dlb ऐसा फोर्स आएगा, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे dl मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई क्या 2 पाई x, यहाँ पे करंट आई टू लेने का, ठीक है, क्योंकि करंट आई टू इसमें, काम खत्म हो गया तुम्हारा आंसर। और x, अब x यहाँ पे वेरी कहां से करेगा, a से लेके a प्लस एल नॉट तक, समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि मैंने x यहां से लिया है, ये जेई एडवांस वालों के लिए याद है सबको गाइस। तो इंटीग्रेशन कब काम में आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो सीधा बी आई एल कर दो, काम खत्म तुम्हारा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। ठीक है, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा रिवीजन तो हो ही चुका है आपका। अब हम लोग ने देखा कि गाइस एक दो चीजें काम की होती है, सब लोग सुन लो। कोई भी करंट कैरिंग लूप के अंदर नेट फोर्स कितना होता है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो कोई भी करंट कैरिंग लूप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स कितना होता है, व्हाट इज नेट फोर्स, एफ नेट की वैल्यू कितनी होती है, एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाती है गाइस, 0 होती है। ठीक है, चलो 0 होती है। अब मुझे बताओ, अब एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी जो लूप होता है, जैसे मैं आपको दो यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, ये एक लूप और ये एक अलग अलग व्यू है, जैसे ये मेरा टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। अब यहाँ पे कभी भी ध्यान में रखना, एक चीज में डिफाइन करने वाला हूँ, कोई भी करंट कैरिंग लूप ऐसे जाएगा, कोई भी करंट कैरिंग लूप ऐसे होगा, तो इसका एक चीज डिफाइन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कभी कभी लोग एम वेक्टर लिखते हैं, या कुछ लोग म्यू वेक्टर लिखते हैं, इट नथिंग बट क्या, करंट इनटू एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, ये एरिया वेक्टर, जैसे इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा। अब एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर है, देखो ना एम वेक्टर। जैसे इस केस में करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, ये मेरा एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर जहां पे वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर भी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान में रखना, ऐसे कोई भी जो लूप होती है, कोई भी एक लूप होती है, सर्कुलर हो, ट्रायंगल वाली लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप हो, स्क्वेरिश लूप हो, कोई भी लूप हो, ऐसे लूप को मैंने मैग्नेटिक फोर्स में रखा। तो नेट नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। बट ऐसी लूप को जब मैं मतलब मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, वो घूम सकती है। और वो टॉर्क होता है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m क्रॉस b होता है, याद है आपको? टॉर्क ऑन एनी करंट कैरिंग लूप इज m क्रॉस b, और उसकी जो एनर्जी होती है इट इज माइनस ऑफ m डॉट b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो 0 होता है, बट टॉर्क तो ये होता ही होता है, ठीक है गाइस? सबको याद है ये चीज? मतलब इसका एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल हम लोग देंगे गाइस। तो इस तरीके से सपोज मतलब एक ऐसे लूप है, करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस सपोज r है, और लेट्स से साइड व्यू है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, इस चीज के अंदर है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सपोज b है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सपोज ऊपर है। तो यहाँ पे देखो m एंड b के अंदर 90 डिग्री का वो हो गया। तो इसमें टॉर्क क्या हो जाएगा, mb sin 90, ठीक है। काम खत्म, ये मेरा टॉर्क का वैल्यू है, ठीक है। और किसी ने बोला इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करा दो, काम खत्म। अल्फा भी आ जाएगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कर लो, तुम्हारा अल्फा आ जाएगा गाइस, जिससे टॉर्क वो मतलब वो घूम सकता है, ठीक है। थोड़ा सा याद है ये सब चीजें, थोड़ी सी याद है, मतलब याद हो गई होगी अभी, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला वेक्टर हो गया, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी अपना हो गया। अब एक छोटा सा मैं क्विकली बार मैग्नेट कर लेता हूँ, बार मैग्नेट बता देता हूँ मैं, ज्यादा नहीं करता, बार मैग्नेट करता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग ईएमआई एसी के अंदर मैग्नेटिज्म पार्ट 2 ईएमआई एंड एसी उसके अंदर मैं वापस करा दूंगा, ठीक है गाइस। मतलब आगे का चीज जो है उसमें करा दूंगा। तो बार मैग्नेट सिर्फ देख लो यहाँ पे गाइस, नहीं अर्थ मैग्नेटिज्म बाद में, अर्थ मैग्नेटिज्म बाद में, क्योंकि मुझे उसको बताना है। मैं बोला था रिवीजन के टाइम में मैं थोड़े से क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा मैं। तो अभी के लिए सिर्फ बार मैग्नेट बोल देता हूँ मैं। बार मैग्नेट क्या होगा गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, बार मैग्नेट में कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज व्हाट, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होती है इट बिहेव्स एज व्हाट, बार मैग्नेट। एक चीज बोली थी मैंने, जैसे सपोज यहां से ऐसा करंट जा रहा है आई, तो आपको पता है दिस बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, जिसमें ये होता है मेरा नॉर्थ पोल, ये होता है मेरा साउथ पोल। सो बेसिकली ये ऐसे तरीके से जाएगा, ऐसे तरीके से जाएगा गाइस। ये होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है गाइस। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। और किसी ने बोला कि ये करंट कैरिंग लूप जो बार मैग्नेट होता है, तो ध्यान में रखना कभी भी नॉर्थ एंड साउथ पोल, कोई भी बार मैग्नेट का हम लोग आप देखोगे, कोई भी एक बार मैग्नेट देखोगे तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। और ये इसकी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ठीक है। और ये जो होती है इसकी मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो कभी ध्यान में रखना, ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ जहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है इट इज 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ, याद है। फिर एल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ याद है, थोड़ा बहुत ही चीज, ठीक है। और एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, दो पोल कभी एग्जिस्ट अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करते हैं, कभी कभी पाया है नॉर्थ पोल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, एम लिखते, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ये सब ना इमेजिनरी कंसेप्ट है मैग्नेटिक चार्ज का, ठीक है। और फिर ऐसा बोला जाता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई भी मैग्नेटिक चार्ज रखते हैं, तो मुझे तो पहले तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज इंडिपेंडेंट कभी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक चार्ज प्लस एन नहीं होता, माइनस एन मैग्नेटिक चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं होता, लाइक प्लस एन माइनस क्यू चार्ज की तरह नहीं होता। बट प्लस एम के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस एम कोई चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे,
तो माइनस एम के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सेम लाइक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा कभी भी चार्ज, तो मैग्नेटिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। बट कभी भी ध्यान में रखना, प्लस एन माइनस एन चार्ज सेपरेटली कभी, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी सेपरेटली नहीं होते। तो ये थोड़ा सा एक फंडा था, ठीक है, जो एच शर्मा की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है, बट अपने को इसका कुछ काम नहीं। हम लोग को क्या करना है, कोई भी करंट कैरिंग लूप भी हो, जैसा मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब उससे हम लोग ने क्या डिराइव किया गाइस, आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। थोड़ा सा याद करो, इसके अंदर का डिस्टेंस सपोज एल होगा, तो कोई भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कोई भी आर डिस्टेंस वेयर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तो कोई भी एक बार मैग्नेट रहेगा जिसमें नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा। ठीक है, तो पहले तो एक चीज जानना जरूरी है, इसमें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने बोला था ना, एम होता है या म्यू होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैंने एम बोला, म्यू बोला, तो उसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक चार्ज इनटू लेंथ। सो ये सपोज प्लस एम चार्ज माइनस एम चार्ज, लाइक प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, प्लस एम एंड माइनस एम चार्ज एंड एम इनटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, कोई भी आर डिस्टेंस पे एंगल थीटा पे सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे के है, मतलब के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पता है यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के जगह पे आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, काम खत्म। तो के जगह पे आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। पी जो है दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली। एम बाय आर क्यूब तो रखना ही रखना है, अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, काम खत्म। ये होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल जो हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई, वापस के जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी के जगह एम, कॉस है तो कॉस थीटा ही। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। गाइस इतना समझ में आ जाए, इतना समझो। ठीक है, हाँ वो वाला फॉर्मूला भी लगेगा, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो tan अल्फा इज tan थीटा बाय 2 वाला, मतलब हाफ ऑफ tan थीटा। तो सेम चीज यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, ध्यान में रखना, दो फॉर्मूले इसमें दिमाग में होते हैं, कोई भी डाइपोल मोमेंट, कोई भी मैग्नेटिक बार मैग्नेट की वजह से थीटा जब 90 है तो यहाँ पे cos 90 कर लेने का, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब होता है। जब एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो म्यू नॉट एम, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 कर देनी। ठीक है, तो ये दो चीजें इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ना यहाँ पे, इस फॉर्मूला से दो चीज आपके दिमाग में रखनी है। कभी भी मैंने एक नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट कर दिया, ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखने का, सपोज किसी ने पूछा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, ठीक है, B1 एक्सिस के ऊपर, इसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मैं B1 लिख देता हूँ अभी के लिए। और किसी ने बोला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, B2। तो B1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, B1 की वैल्यू में म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, तो कॉमन ही है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 2 म्यू नॉट एम बाय, मतलब एक काम करता हूँ मैं समझने के लिए, यहाँ पे 2m कर लेता हूँ, ध्यान में रखना ये जो चीज है। मैग्नेटिक फील्ड एट 2 क्या होगा, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर क्यूब तो रहेगा ही, अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, cos 90 0 होता है, तो अंदर का टर्म सिर्फ 1 बचेगा, तो म्यू नॉट एम बाय 4 पाई क्यूब रहेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड 2 है। डायरेक्शन तो आपको सबको पता ही है, यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है ना गाइस, तो यहाँ पे B2 में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा होता है, यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस पूछे जाते हैं, मतलब दो मैग्नेट रखा, जैसे कि यहाँ पे एक मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज बाय मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पूछा जाता है।
तो ऐसे फॉर्मूले डायरेक्टली फटाफट यूज करके भी किया जाता है। बस इतना ध्यान में रखना है, ये वाला जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब अब समझ रहे हो ना, मतलब जैसे मैंने एक बार मैग्नेट ऐसे रखा, एग्जांपल कैसे होगा, एक बार मैग्नेट ऐसे रखा, तो मैंने बोला कि इधर बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बार मैग्नेट 1, बार मैग्नेट 2, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा B1, B2 के वजह सपोज इधर होगा, दोनों का क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। पैरेलल रखा तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस गाइस आते हैं, ठीक है। कोई समझ में आया सबको गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक काम करते गाइस, देख अभी अर्थ मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, और यही बार मैग्नेट मैंने सपोज मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टॉर्क आता है, आपको पता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू सेम चीज। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो है ही ना, जो मैंने आपको क्या बोला, M×L है बार मैग्नेट का, तो सेम चीज टॉर्क, उसके ऊपर टॉर्क आएगा M×B वाला, ठीक है। तो SHM वाला पार्ट तो मैं क्या करूंगा, वो वाला पार्ट और वो वाला पार्ट में अगले लेक्चर में लूंगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पार्ट जो बचा रहेगा वो अगले लेक्चर में लूंगा, नहीं तो अभी आपका वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म वो वाला पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट एंड EMI, ठीक है गाइस। तब तक आप लोग काम करो, EMI वगैरह भी देख के रहो, ये जो अपना दिवाली का दिन है उसमें थोड़ा सा आप इसको पढ़ लो, ठीक है। हाँ अभी फ्राइडे को ही होगा, फ्राइडे को ही होगा, क्योंकि मैंने 2 सेशंस में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है गाइस। चलो बाय गाइस, बाय गाइस।